हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डी एंड एफ लॉग एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ लॉग एलिमेंट्स हमारी प्लस टू की केमिस्ट्री के बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्यों है और हमारे लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें बिल्कुल थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो इसके लिए इट्स वेरी इजी टू सिक्योर 7 मार्क्स। जो इसके लिए 7 मार्क्स का हमारे सिलेबस में आएगा इनमें से, तो इतने थोड़े से टाइम में आप थोड़ा सा पढ़कर 7 मार्क्स बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट टिप्स इस वीडियो में दिए गए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो सारा इसको देखिए और बहुत शॉर्ट इंटरवल में आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे पहले तो होते क्या है? हमने अपनी लोअर क्लासेस +1 में पढ़ा है। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। अब पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। So let's write the configuration. n-1 अब d में मैक्सिमम जो है वो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। इट मींस इट हैज टू अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज वी नो ईच ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो d जो आपका है d ऑर्बिटल, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 10। सो हम मुझे कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखना है? 1 to 10। तो कॉन्फ़िगरेशन कई और इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है, हमसे ये याद नहीं होती है। सो इट्स वेरी इजी। n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और d में 1 to 10। अब मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है? What is d block? The elements in which last electron enters into the d subshell of the penultimate shell। अब penultimate shell का मीनिंग क्या है? सपोज मैं स्कैंडियम, फर्स्ट जो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज स्कैंडियम। इसके एटॉमिक नंबर है 21। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 4s2 3d1 21 है। तो अगर हम आर्क बॉल के अकॉर्डिंगली इसमें फिलिंग करेंगे तो आप देखिए आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4। तो मेरा ये वाला n क्या हो गया? 4। मेरे d में जो इलेक्ट्रॉन गया किसमें गया है? 4 - 1 दैट इज 3। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। तो अब आपको क्लियर हो गया। सो क्योंकि ये एक आउटर मोस्ट शेल से एक शेल अंदर की तरफ गया है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। सो दिस इज द डेफिनेशन। डी ब्लॉक में हम पेनल्टीमेट जो यूज करते हैं वो क्या है। नाउ हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नाउ व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? द एलिमेंट्स which have incomplete d subshell, where जिनके अंदर d subshell incomplete है, either in their any oxidation state or in ground state or in any excited state, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डी ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल में हमें पता है s ऑन द लेफ्ट साइड, p ऑन द राइट साइड। इन बिटवीन s और p के बीच में हमारा एक ब्लॉक आता है जिसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक की 4 सीरीज होती हैं। फर्स्ट सीरीज जो है इट स्टार्ट्स विद स्कैंडियम, एंड्स विद जिंक। स्टार्ट कहाँ होगी? स्कैंडियम से, और उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा? जिंक। सेकेंड जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है इट स्टार्ट्स विद ये ट्रिटियम एंड एंड्स विद कैडमियम। थर्ड जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है इट स्टार्ट्स विद लैंथेनम एंड इट्स एंड्स विद मरकरी। तो हम देखेंगे स्कैंडियम, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 21 था, इसका क्या है? 30। यहाँ से आपकी डी स्ट्रक्चर की फिलिंग स्टार्ट होती है और यहाँ तक आपका जो डी है वो फुली फिल्ड हो जाता है। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं हमारी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जिनका डी स्ट्रक्चर फुली फिल्ड होता है, और इसी की वजह से इनके जो करैक्टर हैं वो बाकी एलिमेंट से थोड़े से अलग होते हैं। ये फोर्थ सीरीज भी है बट दैट इज द इनकम्प्लीट सीरीज। तो हम थर्ड की सीरीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने क्यों बोला है? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड और इनकम्प्लीट डी सबशेल। और ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है? जो डी ब्लॉक है ये एस और पी के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पर आता है हमारा डी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं एस और पी के बीच में, तो इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मीन्स चेंज। सो दे शो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी, सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हमारा ट्रांजिशन का दूसरा मीनिंग हो गया। नाउ जो जिंक, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। मैंने अभी आपको बोला जिंक, कैडमियम एंड मरकरी का डी जो सबशेल है वो फुली फिल्ड होता है, इसलिए इसके करैक्टर जो है बाकी डी से काफी अलग होते हैं।
तो आपको क्वेश्चन आता है, मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? बिकॉज दे डोंट हैव इनकम्प्लीट डी सब शेल। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी विल डू द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक, कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक। बच्चे जितने भी इसके आपके कैरेक्टर्स हैं, आपकी एनसीईआरटी अगर आप बी एंड खोलते हो और उसकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज देखते हो, तो जितने भी अभी हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, 10, 12 जितने भी हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में हैं। Why they have atomic radii so much? Why they show color? Why they act as catalysts? Why they show complexes? So all are very important questions. तो आपको इनके सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर क्लास 1 में बहुत अच्छी तरह से करा है। एटॉमिक रेडियाई तो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल होता है जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एटॉमिक रेडियाई इट डिक्रीजेस इन पीरियड एंड इंक्रीजेस इन ग्रुप। बट यहां पर हम क्या देखते हैं? द एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट सेम। इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है ऑफ बिकॉज ऑफ पुअर शेप ऑफ 4f। बिकॉज इसमें जो लास्ट जब आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तक जाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में एंटर करना शुरू कर देते हैं। 4f जो हमारा ऑर्बिटल होता है उनकी जो शेप है बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती है एंड दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू शो द शेडिंग इफेक्ट। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज है दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल। सेकंड हमारा जो फैक्टर आता है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट साइज, सेकंड न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड फोर्थ कॉन्फिगरेशन। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा? कॉन्फिगरेशन। तो एटॉमिक रेडियाई के साथ हमें पता है साइज, अगर एटॉमिक रेडियाई आपका कम हो गया है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अगर आपका साइज बढ़ गया है तो एटॉमिक जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी, उल्टा चलता है। Then nuclear charge, more is the nuclear charge, more will be the ionization energy. Screening effect, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो जैसे मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई में बताया कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, तो अब साइज सेम हो गया सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है। दे डोंट शो मच वेरिएशन। या नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इनके जो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 तो सभी के सभी शो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4s2 हम लिखते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि अगर जब हमारा व्हाट इज द रीजन फॉर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपने आंसर क्या देना है? when along with ns electrons n minus 1 d electrons also participate in bonding then they show variable oxidation state। जब ns के साथ n minus 1 d electrons भी participate करना शुरू कर देते हैं then they show variable oxidation state। तो और हमारे जो डी ब्लॉक है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमारी फर्स्ट सीरीज में मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है, इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7 बिकॉज मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 25 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 4s2 3d5। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट कैन लूज? 5 इलेक्ट्रॉन्स और वो हाफ फील्ड हंड्स के अकॉर्डिंगली हाफ फील्ड है। तो जब ये 5 एंड ये 2 जब ये दोनों 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे देन इट कैन शो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? सो बहुत ज्यादा स्कैंडियम स्कैंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 7 शो करते हैं, लाइक हमारा मैंगनीज
जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आती है थर्ड, नेक्स्ट करेक्टर। तीन करेक्टर हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज द पोटेंशियल। सबसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता कैसे है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। तो अभी हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आना ही आना है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जो किसी भी, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, किसके अंदर डिपेंड ये होता है? अराइज बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट ये डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड सब्लिमेशन एनर्जी एंड थर्ड है हाइड्रेशन एनर्जी। थर्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं। लाइक सपोज आपको आ जाता है कि Mn2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव, व्हाई दे शो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो आंसर इज इट्स ड्यू टू देयर हाई आयोनाइजेशन एंड हाई सब्लिमेशन एनर्जी। इन दोनों की ये वाली एनर्जी काफी ज्यादा रहती है। देन निकल Ni2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा क्यों होता है? व्हाई इट इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है, इट इज ड्यू टू द हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? इससे रिलेटेड आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन देयर इज वन मोर, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में भी हमें पता है। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसकी दो टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो हमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मेरे पास दो स्पीशीज हैं Mn3 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव। तो अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ तो आपको क्वेश्चन आता है कि वाई Cr3 पॉजिटिव इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Mn3 पॉजिटिव इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और दोनों ही हमारे D4 हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इसके अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपलेस्ट वे से मैंने आपको ये समझा रही हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिडक्शन। हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन। तो मैं सबसे पहले Mn इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी, इट इज 4s2 3d5। नाउ इट इज इन 3 स्टेट। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है तो इट मींस इट हैज टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? 4s0 3d4। नाउ आई विल, मैं इसके बनाती हूँ जरा। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हमने बनाए। अब आप ये बनाने के बाद आप देख सकते हो जो आपका मैंगनीज जो बहुत हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी D5 थी, नाउ इट हैज गॉट 4। तो 4 तो ना तो ये हाफ फील्ड में आ रहा है ना ये फुली फील्ड में आ रहा है। इसकी टेंडेंसी क्या है कि इसको जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन मिले और ये स्टेबल हो जाए। मींस इट हैज मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो इट इज ऑलवेज इन द टेंडेंसी टू शो रिडक्शन। तो अगर ये रिडक्शन शो कर रहा है इट मींस जो it is always in having the tendency to gain the electron, so it means it is showing reduction, so it will act as oxidizing agent. Clear? So it will act as oxidizing agent. आई होप यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन है तो आपने हमेशा इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ना तो हाफ फील्ड में आते हैं ना फुली फील्ड में आते हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, अगर ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो लेने का मतलब रिडक्शन, अगर ये रिडक्शन शो करने की कैपेसिटी रखता है सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब हम Cl3 पॉजिटिव की बात करते हैं। 24 एटॉमिक नंबर है। इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ इट इज 4s2 3d4। तो अगर 3d4 मींस इस तरह की कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगी। 3d4 मींस नॉट हाफ फील्ड नॉट फुली फील्ड। तो अगर इसको, अब जब Cr3 पॉजिटिव इट इज लूजिंग 4s0 हो गया और 3d3 हो गया। क्लियर? 4s0 3d3। तो अब मैं इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ। ठीक है, इसके मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब ये इस वे से तो ये स्टेबल नहीं है, ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है। बट हमें इतना पता है कि जब भी हमारी मेटल की तरफ कोई भी लाइगेंड अप्रोच करता है, लाइगेंड क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट।
तो उसके जो 5, ये जो हमारा डी के 5 मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। या जो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स, दे गेट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो जाता है। नीचे वाले को हम T2G बोलते हैं, ऊपर वाले को हम EGO बोलते हैं। अब इसके पास है 3D3, तो जब इसके पास अप्रोच करा तो इसके पास आ गया ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसके पास जो 2 सेट हैं, एक सेट में तो ये हाफ फिल्ड है ना कॉन्फ़िगरेशन, इट्स वेरी वेरी स्टेबल। इसको जो T2G है वो फुली ऑक्यूपाइड है और अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, so it is very very stable configuration। क्लियर? सो ये Cr3 पॉजिटिव में बहुत ज्यादा, तो यहाँ ये गेन करने की कैपेसिटी, ये गेन करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ये इसकी ये 3 वाली जो स्टेट है दैट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये Cr3 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल हो जाता है बिकॉज इट गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इसको इस Cr3 पॉजिटिव में ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, सो इट विल प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज करेगा, सो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? और जो Mn पॉजिटिव था, इसकी गेन करने की कैपेसिटी है, ये गेन करेगा। इसको भी हम ऐसे ही मेटल के उसमें दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इसके जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे, इसकी जो डी ऑर्बिटल्स थे, दे गेट स्प्लिट, ये आ गया T2G और ये आ गया आपका Eg, ये आ गया T2G। इसके पास अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैंने बना दिए। नाउ इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, Eg के पास 2 है, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक तो पूरे का पूरा खाली है। सो इट इज वेरी ईगरली वेटिंग कि इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तभी अगर गेन करेगा तो ये इसका स्टेबल हो जाएगा। सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बैक एक्सरसाइज में दिए हैं और आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से करने और किसी बुक को फॉलो नहीं करना है। गिव स्ट्रेस ऑन योर एनसीईआरटी बुक्स, जस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक इतनी अच्छी है कि बहुत ज्यादा डिटेल दे रखी है और आप कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से उसमें से क्लियर कर सकते हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप अपनी एनसीईआरटी पढ़कर क्लियर कर सकते हो। किसी दूसरी बुक के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, जस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। तो ये हमने बात करी अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो नेक्स्ट करेक्टर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमें क्या स्टडी करना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे एक्ट एज पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायामैग्नेटिक। अब वो कैसे हमें पता चलेगा? अगर उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इफ दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दे विल एक्ट एज पैरामैग्नेटिक, एंड इफ दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे पेयर्ड हैं, देन इट विल एक्ट एज डायामैग्नेटिक। वन मोर थिंग, हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना आता है। आपको कोई भी मेटल दी होगी या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी होगी, कुछ भी दिया होगा, तो आपने उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है और उसका फॉर्मूला रहता है दिस वन। यार उसकी यूनिट होती है Bm, बोहर मैग्नेटॉन। n क्या कॉरेस्पॉन्ड करता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जैसे अभी मैंने मैंगनीज की आपको बताई, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल जाता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। So this was the magnetic behavior. Next property is transition elements act as complexes। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्सेस की तरह, ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आप स्टडी करते हो उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्यों करते हैं? फर्स्ट, स्मॉल साइज। रीजन, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कॉम्प्लेक्सेस? फर्स्ट, ड्यू टू स्मॉल साइज। सेकंड, हाई न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड, availability of d orbitals, for bonding। ठीक, ये 3 पॉइंट्स लोगे, कंप्लीट 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाई दे एक्ट एज कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट, व्हाई दे एक्ट एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। आप देखोगे जितने भी हम रिएक्शंस करते हैं, मैक्सिमम के मैक्सिमम कैटलिस्ट जो है वो डी ब्लॉक में से आते हैं। अगेन, व्हाट्स द रीजन व्हाई दे एक्ट एज कैटलिस्ट? फर्स्ट, they have large surface area। अब लार्ज सरफेस एरिया की वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को
कॉम्प्लेक्सेस जो जिनके साथ इन्होंने रिएक्शन करवाना है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, और जितनी जल्दी आपका रिएक्टेंट मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, सो उतना जल्दी आपका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सेकेंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फर्स्ट लार्ज सरफेस एरिया, सेकेंड unpaired electrons, then due to unpaired electrons, third due to variable oxidation state, variable oxidation state। नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर है डी ब्लॉक का कलर, आप देखोगे जितने भी आपने लैब में कॉपर सल्फेट देखा है, आपने निकल के सॉल्ट देखे हैं, आयरन के सॉल्ट देखे हैं, मैंगनीज के सॉल्ट देखे हैं, कोबाल्ट के सॉल्ट देखे हैं, दे आर कलर्ड। सॉल्ट एनालिसिस में हमने देखा है। नाउ व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली कलर्ड, सो आंसर क्या है, इट इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, इट इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। नाउ व्हाट इज डी डी ट्रांजिशन, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमारे पास 5 डी के ऑर्बिटल्स होते हैं। जब भी लाइगेंड कोई भी मेटल अटैकिंग रिएजेंट मेटल को जब अप्रोच करता है, उसके ऊपर रिएक्शन करने आ रहा होता है, तो हमारा जो डी ऑर्बिटल है इट गेट्स सेपरेट इनटू 2 पार्ट्स, T2G, इसका नाम होता है T2G और इसका नाम होता है EG। तो जब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो ये नीचे वाले डी, अब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आए, कुछ हमारे इसमें आए, जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके ऊपर जाएंगे और इनमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आएंगे। जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, व्हेन दे गो टू द ग्राउंड टू हायर स्टेट एंड हायर टू द ग्राउंड स्टेट, they will emit energy in the form of radiations, so it gives color and they appears to be the colored compounds, so they d block elements act as a, they all gives colored compounds। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलॉयज बनाने के काम आते हैं। व्हाई दे आर इन्वॉल्वड इन एलॉय फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट इट्स ड्यू टू द कंपैरेबल साइजेस एंड इजीली फिट इनटू स्मॉल साइजेस होता है, तो इजीली वो एक दूसरे के साथ जो है वो फिट हो जाते हैं। सो दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने हर हाल में लर्न करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देयर आर two important compounds in the D block, that is the potassium permanganate and potassium dichromate। तो इन दोनों से रिलेटेड आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। बोथ आर द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आवर केमिस्ट्री। कौन कौन से दो हैं, फर्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड सेकेंड है हमारा KMnO4। दोनों ही जो है दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिस्ट्री। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस प्रेपरेशन ऑफ, दोनों की आपने प्रेपरेशन करनी है, 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है। प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नेम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑरेंज कलर का ये हमारा केमिकल होता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से बनता है ये, फ्रॉम क्रोमाइट ओर, आयरन का ओर है, फ्रॉम क्रोमाइट ओर। इसके 3 स्टेप्स हैं, सो लेट्स राइट द 3 स्टेप्स प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो फर्स्ट दैट इज, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला लिखूंगी। फर्स्ट स्टेप Fe2 FeCr2O4, ये है हमारा क्रोमाइट ओर। इसको मैंने किया रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट की जगह आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। देन इट इज 4 ऑक्सीजन, हियर क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट के साथ इसने रिएक्शन करा है विद ऑक्सीजन। देन व्हाट वी गेट सोडियम, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, वी गेट Na2Cr O4 प्लस Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। अगर बैलेंसिंग में कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तो चलता है, नोट वरी, बट आपको पता होना चाहिए ये हमारा क्रोमाइट ओर था। क्रोमाइट ओर ने हमें क्या दे दिया है, सोडियम क्रोमाइट। फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बना है, सोडियम क्रोमाइट। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बनाना है, सोडियम क्रोमाइट से मैंने क्या बनाना है, सोडियम क्रोमेट। सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट से, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, सोडियम क्रोमाइट से मैंने बनाना है सोडियम क्रोमेट। तो चलिए हम सेकंड स्टेप लिखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आया है Na2Cr O4 प्लस
इसको मैंने करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। आपको इसका सिंगल भी पता कई बार रिएक्शन पूछ लिया जाता है। सो इट इज Na2 डाइक्रोमेट है तो Cr2 आ जाएगा प्लस सोडियम सल्फेट, क्लियर, प्लस वाटर। तो अभी मेरे पास सेकंड स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट बन गया है। अब थर्ड स्टेप में मुझे सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। सो Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट, इसको मैंने पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा है। I will get K2Cr2O7 plus 2NaCl. So this is the preparation of potassium dichromate, very important compound in our chemistry. तो इनकी दोनों में से किसी एक की प्रेपरेशन 100% आपको एग्जाम में आनी ही आनी है। नाउ मैंने अब क्या बोला कि दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमने कुछ इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है कि कैसे कैसे ये ऑक्सीडाइज करता है। बच्चे ऑक्सीडेशन के जो आपके रिएक्शंस हैं, आप मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी लिख सकते हो और आप आयनिक रिएक्शंस भी लिख सकते हो। तो आई विल डिस्कस मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, इट्स वेरी इजी जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आपने देने हैं। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडेट। मैं वही रिएक्शंस कर रही हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में है। आयोडाइड से आयोडीन बनाता है, ठीक है। आयोडाइड से आयोडीन कैसे बनती है, तो कौन कौन से स्टेप रहेंगे। सबसे पहले आपने अपना कंपाउंड जिसके साथ करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, आयोडाइड है तो मैं पोटेशियम आयोडाइड ले रही हूँ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्शन हो रहा है। अब मुझे क्या बनाना है, आयोडीन। तो पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या मुझे देंगे, बहुत इजी है, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। ये दो चीजें तो आप याद कर लो, ये हर रिएक्शन में निकलने ही निकलने हैं। आयोडीन निकली प्लस वाटर, ठीक है। रिएक्शन लिखने के बाद आप उसको बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ये चीज है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड हर एक में डालना ही डालना है। पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और वाटर ये हर एक रिएक्शन में बाहर निकलना ही निकलना है। मेन चीज क्या है, पोटेशियम आयोडाइड था और यहाँ पर आपके पास क्या बन गई, आयोडीन, ठीक, क्लियर। सेकेंड रिएक्शन करते हैं, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट टू फेरिक। फेरस से फेरिक में ये कन्वर्ट करता है। अगेन आई विल राइट सेम चीज, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस फेरस सॉल्ट FeSO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सेम चीजें आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये रिएक्शन बहुत इजी लगेंगे। क्या बना, फेरिक सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर, बहुत इजी। थर्ड, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड से ये सल्फर में बनाता है। सेम रिएक्शन अगेन, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2S प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, I will get potassium sulfate plus chromium sulfate plus sulfur and plus water। तो आपने देखा भी मैंने 3 करे हैं, आपकी एनसीईआरटी में 5-6 हैं, आप उनको पढ़ना जरूर। तो आप ये तीनों करके ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितने इजी हैं, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एसिडिक है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। उसके बाद आपने जिसको करना है वो लिखना है, प्रोडक्ट में आपका वो चीज साथ में निकलेगी। इट्स वेरी इजी। तो ये थी हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कहाँ होता है, हमारी लैब्स में यूज होता है। हम अपने सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि हम अपनी लैब में अपरेटस यूज करते हैं। जब आप बहुत यूज करते हो तो थोड़े से येलोइश हो जाते हैं, तो अगर इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सचर हम करके उसको अपरेटस को हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए डिप करके रखते हैं तो वो उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है। सो इट इज यूज्ड टू क्लीन द apparatus also. One more thing, it is also used to by the traffic police to check the criminals, कि कोई आप लोग वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया ये चेक करने के लिए कि वो गाड़ी जो है ड्रंकन पोजीशन में तो नहीं चला रहा था। तो इसके लिए हमारा एक ब्रीथ एनालाइजर होता है जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, तो वो उसको उसके अंदर ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं। तो अदरवाइज तो ये हमारा कलर ऑरेंज कलर का होता है। जब वो ब्रीथ करता है अगर वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है, इट मीन्स उसने ड्रिंक करी हुई है। तो इसके लिए हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन या हमारी पुलिस को इसमें हेल्प हो जाती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द structure of chromate as well as
dichromate ion. Structure of chromate ion and dichromate ion. तो ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, chromate ion as well as dichromate ion. So now next we will discuss the structure. ये है हमारा chromate ion. Next we will do the dichromate ion. उसका स्ट्रक्चर this is the structure of dichromate ion with two negative charges. Clear? Now we will do the preparation of potassium permanganate. Preparation of potassium permanganate from pyrolusite ore. चलिए जी, इसके भी 2 स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप लिखिए, प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर. अब पायरोल्यूसाइट ओर क्या होता है आपका, MnO2 को हम पायरोल्यूसाइट बोलते हैं. तो MnO2 पायरोल्यूसाइट, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मैंने इसको ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसको मैंने हीट किया. आई विल गेट K2MnO4. इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम मैंगनेट. क्लियर? इक्वेशन आप बाद में भी बैलेंस कर सकते हो, नो नीड. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं करी है बिल्कुल भी, दैट इज सेपरेट. तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप में क्या मिल गया मुझे, पोटेशियम मैंगनेट. सेकेंड स्टेप में मैंने अपने पोटेशियम मैंगनेट को पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट करना है. इसकी मैंने कर दी क्लोरीनेशन एंड आई विल गेट, मैं अभी बैलेंस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, so as to avoid the confusion, now I get potassium permanganate. Clear? So this is the preparation of potassium permanganate KMnO4. KMnO4 के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, आपने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में बेरट में ये फिल करते हैं. क्लियर? मोहर सोल्ट के साथ करी है आपने, ऑक्सैलिक एसिड के साथ आपने टाइट्रेशन करी है. So this is the preparation of potassium permanganate. Again, it is very strong oxidizing agent. So we will discuss the oxidizing properties of potassium permanganate. 2-3 properties NCERT की हम डिस्कस करेंगे. Again, it oxidizes ferrous to ferric. चलिए रिएक्शन लिखते हैं. KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एनवायरनमेंट है. आई विल गेट पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट, फेरस से फेरिक बन गया है, एंड वाटर. ठीक है, ये इसकी फर्स्ट. सेकेंड, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन. पोटेशियम आयोडाइड से हमने आयोडीन बनानी है. चलिए जी फटाफट, KMnO4 सिंपल सा रिएक्शन, प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आई विल गेट पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस आयोडीन प्लस water. Next is it oxidizes sulfite to sulfate. सल्फाइड से सल्फेट बनाता है. चलिए डिस्कस करते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, we'll get potassium sulfate, manganese sulfate plus Na2SO4 प्लस वाटर. तो ये थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. अब जिस तरह से हमने पोटेशियम क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर करा था, इसी तरह से ही हमारे पास मैंगनेट एंड परमैंगनेट के स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ पोटेशियम, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट एज वेल एज परमैंगनेट आयन. उनके स्ट्रक्चर बनाने भी आपको 1 मार्क में आ सकते हैं, कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं. 4 स्ट्रक्चर्स आपको दिए होंगे, यू हैव टू चूज द राइट वन. सो वी विल डिस्कस. और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पर्पल कलर. सो नाउ डू द, चलिए बनाते हैं हम. So this is permanganate. Now I will draw the structure of manganate.
बहुत इजी है स्ट्रक्चर। Here, this is a structure of pearl manganate, and this is manganate, KMnO4, and this is K2MnO4। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेबोरेटरी रिएजेंट है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज आता है, रेडॉक्स रिएक्शंस में ये यूज किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एज वेल एज potassium dichromate. So this was all about our D block elements. Now we'll discuss F block elements. F block कहाँ पर होता है जी पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारे पीरियोडिक टेबल में बॉटम पे जो 2 रोज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? F block elements। फर्स्ट रो को हम क्या बोलते हैं? lanthanoids। सेकेंड रो को हम क्या बोलते हैं? actinoids। अब जैसे व्हाट आर F block elements, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, the elements in which last electron enters into the F subshell of anti-penultimate shell, they are called F block elements। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज क्या करा है? एंटी पेनाल्टीमेट्स। इसका मतलब क्या है? इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखकर बताती हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F block elements, it is F7 orbitals होते हैं, so it has the capacity to fill 14 electrons, n-1 d, then d के 0 to 1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। S P D F चारों कॉन्फ़िगरेशन आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। अब बच्चे ये देखिए, मैंने इसको इनर ट्रांजिशन क्या बोला है? ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है उसमें आपके पेनल्टीमेट शेल की एक शेल अंदर में जो डी इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आउटरमोस्ट शेल के एक शेल इनर की तरफ जाते हैं। एफ ब्लॉक में क्या होता है? एफ में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सपोज मेरा यहाँ पर एफ का 6 था, एन जो है 6 है, डी में वो क्या होगा? n-1 5 हो गया, और इसमें जो मेरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे? 4f में जाएंगे। तो हमारी जो लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनम सीरीज स्टार्ट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाते हैं। एक्टिनॉइड्स में 5f की फिलिंग होती है। लैंथेनॉइड्स इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 4f सीरीज एंड एक्टिनॉइड इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 5f सीरीज। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। सो लेट्स डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वी विल डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट। और सबसे पहले बच्चे मैं लैंथेनॉइड्स की बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक्टिनॉइड्स की डिस्कस करूंगी। जो लैंथेनॉइड्स हैं दे शो मैक्सिमम +3। लैंथेनॉइड जो हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स। अब इसके अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती हैं। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन देते हैं? ये आपका 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। इट इज यूरोपियम, ये +2 शो करता है, और +2 शो कौन करता है? यूट्रिबियम। यूरोपियम एंड यूट्रिबियम दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 1 मार्क के आपके क्वेश्चन है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो शो करते हैं? इट इज सीरियम एंड टर्बियम। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? सीरियम एंड टर्बियम। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। दे आर लैंथेनम, ल्यूटियम एंड गैडोलिनियम। ठीक है, ये क्या शो करते हैं? ओनली +3। तो ये आपके सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड? इट इज +3। व्हिच टू एलिमेंट शोस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? यूरोपियम एंड यूट्रिबियम। Which two elements shows +4 oxidation state? It is cerium and terbium. So ये था हमारा oxidation state से related question. Next is color. Most of the lanthanoid जो है otherwise वो silver color के होते हैं, लेकिन वो color compound भी बनाते हैं just like the D block elements. तो D block में हमने discuss करा था कि they show color due to the DD transition. In the same way जो हमारे F block element है, why they give the color? It is due to F transition. It is due to F transition। In the same way एक F से दूसरे F में इलेक्ट्रॉन गया, देन वहां से फिर वापस आया, it will emit energy in the form of radiation, so it gives color। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर इसका F लोग का है, दैट इज द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी F लोग जो हमारे लैंथेनॉइड्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
It involves the filling of 4f series. It involves the 4f series. अब 4f सीरीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 4f सबशेल। अब 4f सबशेल जो है इसकी जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट करेगा, बट इसकी स्क्रीनिंग जो है वो बहुत कम है, बिकॉज ड्यू टू इट्स पुअर शेप, इट इज हैविंग वेरी पुअर शेप, डिफ्यूज शेप है इसकी। ड्यू टू पुअर शेप्स it does not show it does not show screening effect, it does not show screening effect। अब उस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं एसओपी और इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं मिल रही, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। अगर उनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो उनका जो शेल का साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। रिएक्टिविटी इनकी हम सेम होती है, मैं उसका रीजन बता रही हूँ। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? द स्टेडी डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई, steady decrease of atomic radii due to poor shielding of due to poor shielding of 4f electrons or 4f subshell with increase of atomic number with increase of atomic number called lanthanoid contraction, called lanthanoid contraction। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज्यादा कम नहीं होता है, ठीक है, स्टेडी कांस्टेंट सा रहता है, और उस कांस्टेंट की वजह से जो रिएक्टिविटी है ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स की सेम रहती है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंस ये इस बार भी हमारा सीबीएसई में आया था। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, द reactivity of elements सेम, ऑलमोस्ट जो है रिएक्टिविटी सारे एलिमेंट्स की सेम रहती है। सेकंड क्या है, ऑल आर बेसिक इन नेचर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपने क्या लिखना है, ऑल आर कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट तो है रिएक्टिविटी सेम रहती है, सेकंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट सेम। मैंने रिएक्टिविटी सेम रहती है, इसका इनडायरेक्टली अगर आपने लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिएक्टिविटी सेम है, वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा और क्लियर वे से आपने कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं, सो वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट रिमेन सेम, सो वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। इस मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। एटॉमिक रेडियाई सेम रहते हैं। थर्ड, दे आर बेसिक इन नेचर, ऑल आर बेसिक इन नेचर, और इसकी जो है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस देन lutetium hydroxide। So these are the three consequences, what is lanthanoid contraction and what are its consequences, very very important। आप लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर अगर चेक करते हो, ईवीक्यू चेक करते हो, तो उसमें ये क्वेश्चन हर बार आया हुआ है। सो दिस इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो वी आर डिस्कसिंग, हमने साइज कर लिया, हमने कलर कर लिया, हमने एक्टिविटी कर ली, हमने मैग्नेटिक बिहेवियर कर लिया। मैग्नेटिक बिहेवियर में अगेन पैरामैग्नेटिक, मोस्टली दे आर डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर पैरामैग्नेटिक है मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड? इनको हम एलॉयज में यूज करते हैं, और जिन मेटल्स कॉम्बिनेशन विद अगर किसी एलॉय में लैंथेनम यूज हुआ है, उस एलॉय का नाम क्या हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश मेटल्स। व्हाट आर मिश मेटल्स? द एलॉयज हैविंग कॉम्बिनेशन विद लैंथेनम, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश मेटल्स। So they are used first
एलॉयज बनाने के काम आते हैं। सेकंड, ये गॉगल्स के लिए, और गॉगल्स कलर्ड ग्लास बनाने के काम आते हैं। थर्ड, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग पर्पस। ठीक, तो ये था हमारा व्हाट इज लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड सीरीज के बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी विल डू एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? अगेन दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 5f सीरीज, it involves filling of 5f series. Now oxidation state, अगर हम बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, सिल्वरी कलर होता है इनका भी, लैंथेनॉइड की तरह एक्टिनॉइड्स का भी सिल्वर कलर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम शो करते हैं तो +3 लैंथेनॉइड्स भी करते थे, +3 ये भी करेगा, तो +3 लाइक एक्टिनियम फर्स्ट मेंबर, +4 थोरियम, देन उसके बाद +5 +6 एंड +7, ये ऑक्सीडेशन भी इसमें शो की जाती है। तो वो कौन शो करता है? प्रो एक्टिनियम। ये आप अब डिफरेंसेस भी देख सकते हो, जो लैंथेनॉइड थे उसमें +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी, लेकिन इनमें हमारे जो एक्टिनॉइड्स हैं दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, इट्स ड्यू टू एफ ट्रांजिशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, again para as well as diamagnetic due to the presence of unpaired electron, और अगर अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव, all actinoids are radioactive, all actinoids are radioactive. Then actinoid contraction, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करी है, इन द सेम वे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? द स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू द फिलिंग ऑफ 5f सबशेल इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो 5f हमारा शेल है, इसकी जो शेप है वो 4f से भी वर्स्ट होती है, गंदी होती है, पुअर होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज्यादा काम हो जाता है, नहीं स्क्रीन कर पाते, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। So actinoid contraction जो है, it is more than lanthanoid contraction, more than lanthanoid contraction। क्लियर? कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, रेडियो एक्टिव, सारे के सारे हमारे एक्टिनॉइड जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। नाउ यूजेस क्या है इनकी? एक्टिनॉइड के यूजेस क्या? अब मैंने ये बोला रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इसमें हमारे यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम आते हैं, वो तो इनके बारे में हमें पता है। यूरेनियम कहाँ यूज होता है? ये एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, यूरेनियम रोड्स भी हम डिस्कस करते हैं, कहाँ ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होते हैं, तो थोरियम भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, पोलोनियम भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, एंड एटॉमिक बम की प्रोडक्शन में होता है। देन दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आल्सो। ठीक है, कीमोथेरेपी में इनके यूजेस आ जाते हैं। अब हमने लैंथेनॉइड पढ़ लिया, हमने कॉन्ट्रैक्शन, हमने एक्टिनॉइड्स भी पढ़ लिया। नाउ बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड कॉन्ट्रैक्शन, दैट विल डिस्कस। जिनसे पता है कि हमें ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपको हर हाल में ये जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है, इसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, और आपको इसी तरह से ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, लेट्स डिस्कस द सिमिलैरिटीज। फर्स्ट वी विल डिस्कस similarities between lanthanoid and actinoid। चलिए, फर्स्ट सिमिलैरिटी, फर्स्ट क्या है? बोथ फॉलो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, एक्टिनॉइड भी बनाता है, लैंथेनॉइड भी बनाता है। बोथ इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ f सबशेल, इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ f, दैट इज 4f, इसमें है फिलिंग ऑफ f, दैट इज 5f। क्लियर? सिमिलैरिटी हो गई। बोथ शोज एफ ट्रांजिशन, कलर्ड कंपाउंड तभी बनेंगे जब वो एफ ट्रांजिशन करेगा, तो इसके अंदर भी एफ ट्रांजिशन होती है। नाउ वी विल डू द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है?
चलिए फर्स्ट हम बहुत इजी से डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट हम लैंथेनॉइड में, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 +2 +4। एक्टिनॉइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। सेकेंड डिफरेंस, 4f कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन होती है, 4f कॉन्ट्रैक्शन इज लेस, 5f कॉन्ट्रैक्शन इज मोर, क्योंकि उसकी शेप जो है और ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है, 4 हो जाती है, 5f कॉन्ट्रैक्शन इज मोर। एक्सेप्ट, इसमें एक ही हमारा जो एलिमेंट है प्रोमीथियम जो रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम, ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। और इसमें क्या है, ऑल आर radioactive. So these are the important similarities as well as the important differences between F-loc elements. So this is all about RD and F-loc elements. So we have discussed all the important questions, all the important topics and the way to attempt these questions. तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए और इसको अच्छी तरह से कैप्चर करने की कोशिश करिए। बहुत शॉर्ट टाइम में हमने ये पूरे का पूरा चैप्टर कवर करा है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जिनको बहुत मुश्किल भी लगता है ना, डी एंड एफ और हमसे नहीं होता, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको भी ये बहुत ईजी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, subscribe and share this video. Thank you.